हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में लगातार आगे करते हुए जा रहे थे। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को काम स्टेप बाय स्टेप करना है। जीवन में हमेशा परेशान नहीं होना कि इंग्लिश नहीं आती, यहाँ भी देख लो वहाँ भी देख लो, ऐसा नहीं करना है। आप एक बार इस चैनल पे आ गए और अगर आपने स्टेप से फर्स्ट से शुरू करके यहाँ तक पहुँच गए तो कुछ दिन की बात है, कुछ समय की बात है, कुछ घंटों की बात है। आप एक बार बस कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप देखिएगा जीवन में आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो वोकैब सेक्शन हो चाहे वो ग्रामर सेक्शन हो। तो इस सीरीज में हम लोग वर्ब का कुछ पार्ट कर चुके थे, इंट्रोडक्शन हमने आपको कराया हुआ था। अब हम वर्ब के ही पार्ट में आगे चलते हैं। तो वर्ब के पार्ट में हम आगे चलते हैं। आपने वर्ब के फॉर्म्स पढ़े होंगे। क्या पढ़ा होगा? वर्ब के फॉर्म्स पढ़े होंगे। तो आपने पढ़ा होगा वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आज आपको पता चलेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के अलावा भी या बहुत ज्यादा आपने फोर्थ फॉर्म पढ़ा होगा या फोर्थ फॉर्म के बाद फिफ्थ फॉर्म भी होती है। तो आज हम इन सब सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपने पीछे कुछ भी छोड़ा हुआ है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये अभिशाप नहीं है, ये कर्ज नहीं है, ये सिस्टम की बात है। आप पीछे से करते हुए आइएगा, सीरियल से करते आइएगा। जितने आपको लेक्चर्स दिए गए हैं, जो भी आपको डिस्कशन किया गया है, आप कनेक्ट करेंगे तो आपकी इंग्लिश जो लैंग्वेज है, एक्चुअली इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आपकी ठीक हो जाएगी। और अगर एक बार इंग्लिश लैंग्वेज ठीक हो गई, फिर चाहे वो ग्रामर हो चाहे वो वोकैब हो, आप हर चीज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिएगा, वर्ब के फॉर्म्स हम करेंगे। क्या करेंगे? वर्ब के फॉर्म्स जो होते हैं अभी हम बताएंगे आपको। एक तो आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म पढ़ा है। दूसरा आपने पढ़ा हुआ है सेकेंड फॉर्म होता है। क्या होता है? सेकेंड फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपने पढ़ा हुआ है कि थर्ड फॉर्म भी होता है। क्या होता है? थर्ड फॉर्म भी होता है। और आपने पढ़ा है कि फोर्थ फॉर्म होता है। क्या होता है? फोर्थ फॉर्म होता है। हम आपको बताएंगे कि फिफ्थ फॉर्म भी होता है। क्या होता है? फिफ्थ फॉर्म भी होता है। अब देखिएगा कैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिर क्या होता है? फिफ्थ फॉर्म होता है। देखिएगा आज आपको समझ आएगा। तो फर्स्ट फॉर्म में हम किसी भी वर्ब को, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिखा हमने गो। क्या लिखा? गो। तो आपको पता है गो जो है फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है। क्या होती है? वेंट होती है। थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन होगी। गॉन होगी। एग्जाम्पल बहुत इजी इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग हमेशा यूज करते हो इस वर्ड को, ताकि ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाए। क्या कर पाए? ताकि ज्यादा अच्छे से क्या कर पाए? कनेक्ट कर पाए। वेंट, गॉन। और फोर्थ फॉर्म क्या होती है? गोइंग होती है। क्या होती है? गोइंग होती है। अब आप पूछेंगे फिफ्थ फॉर्म फिर क्या होती है? आपने देखा होगा कई जगह आपको गोज लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है? गोज लिखा हुआ मिलता है। तो देखिए अब समझना क्या है, यहाँ पे समझना ये है, जो गो लिखा हुआ है इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं। इसी को आप बेसिक फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक फॉर्म कहते हैं। इसी को आप फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये जो बेसिक फॉर्म है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे हमने लिखा ही गोज। क्या लिखा? ही गोज। और हमने लिखा दे गो। अब आपको ये अगर एग्जाम्पल पता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता है, हमने आपको नाउन में बताया हुआ था ही सिंगुलर नाउन है तो गोज सिंगुलर वर्ब लगेगा। और हमने आपको बताया दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ गो क्या लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट लगे, प्लूरल वर्ब लगेगी। अब आप देखिएगा इसका मतलब है जो ये गो लिखा हुआ था ये प्लूरल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है। तो अब आप एक कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, जो बेसिक फॉर्म होती हैं, जो फर्स्ट फॉर्म होती हैं, वो हमेशा प्लूरल होती हैं। इसीलिए तो आपको गो में जब इसको सिंगुलर बनाना पड़ा तो ES लगाना पड़ा। क्या करना पड़ा? ES लगाना पड़ा। यस और नो? क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो दे के साथ हमने क्या लिखा था? गो लिखा था। और ही के साथ क्या लिखा हमने? गोज लिखा। क्या लिखा? गोज लिखा। तो इसका मतलब जो ये गो लिखा हुआ था ये प्लूरल फॉर्म में लिखा था। किस फॉर्म में लिखा था? प्लूरल फॉर्म में लिखा था। यही इसकी बेसिक फॉर्म थी। क्या थी? ये इसकी बेसिक फॉर्म थी। इसी को आप लोग फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। यहां तक कोई डाउट? ओके। फिर उसके बाद क्या आया? वेंट, सेकेंड फॉर्म आया। क्या आया? सेकेंड फॉर्म आया। फिर उसके बाद क्या आया? गॉन, थर्ड फॉर्म आया। गोइंग, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं और ING फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ING फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ING फॉर्म कहते हैं। तो गोज जो है ये क्या है? ये फिफ्थ फॉर्म है और ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है।
तो इसका मतलब है, आपको याद कर लीजिए एक लाइन, कि जो बेसिक फॉर्म होती है वर्ब की वो हमेशा किस फॉर्म में होती है? प्लूरल फॉर्म में होती है। क्लियर हो गई ये बात? यस और नो बताइए, क्या समझ आया? कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल फॉर्म में होती हैं, उसी को हम बेसिक फॉर्म भी कहते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया जो फिफ्थ फॉर्म लिखा आपने वो गोज लिखा हुआ था और वो सिंगुलर फॉर्म में लिखा था। किस में लिखा हुआ था? सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ था। एक और कंफ्यूजन आपको होता है, वो बात टेक्निकल प्रॉब्लम है। जैसे हमने लिखा यहां पर बॉय गोज, क्या लिखा? बॉय गोज, लड़का जाता है। बॉयज गो, लड़के जाते हैं। क्या हो जाएगा? बॉयज गो। तो अब देखिएगा यहां पर एक चीज और कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये हमने आपको बताया ये अलग मैटर है, ये सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। क्या है? ये सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। ये सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर वर्ब है। ये प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल वर्ब है। आपको पता है सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है। क्लियर हो गई ये बात? सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब लगती है और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है? प्लूरल वर्ब लगती है। तो अब आप देखिएगा, बॉय में एस नहीं था, बॉयज में एस है। गोज में एस था, गो में एस नहीं है। तो मतलब जब नाउन को प्लूरल बनाएंगे तो एस लगाएंगे, जब नाउन को प्लूरल बनाएंगे तो एस लगाएंगे, और जब वर्ब को प्लूरल बनाएंगे तो एस हटाएंगे। यस और नो? जब नाउन को प्लूरल बनाएंगे तो एस लगाएंगे, क्योंकि नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं। लेकिन जो वर्ब होती हैं बेसिक फॉर्म में वो क्या होती हैं? प्लूरल होती हैं, उनको सिंगुलर बनाया जाता है। डोंट गेट कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोला हमने? नाउन सिंगुलर होते हैं, उनको प्लूरल बनाया जाता है एस लगाकर। वर्ब प्लूरल होती हैं, उनको सिंगुलर बनाया जाता है एस लगाकर। एस लगाया जाता है नाउन में भी, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया जाता है वर्ब में, लेकिन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, क्योंकि जो बेसिक फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है। जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी जो बेसिक फॉर्म होती है वो सिंगुलर की होती है। क्लियर हो गई? यहां तक कोई डाउट? ओके आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या पता होना चाहिए? किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल अगर आपको ठीक से समझ आ गया हो तो सॉरी, आगे देखिएगा। तो ये आपको याद रहने वाला है कि ये बेसिक फॉर्म है। क्या है? ये बेसिक फॉर्म है। यही प्लूरल नाउन होती है। क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। तो आगे देखिएगा, अब ये आपका होमवर्क स्टार्ट होता है यहां से कि आपको क्या करना है, इस तरीके से कुछ वर्ब्स लिखनी है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और उनके थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे एक बहुत कंफ्यूजिंग, देखिए ऐसे तो लिस्ट ये 10-5 पेज की भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम आपको सारी तो नहीं लिखवाने वाले हैं। उसके लिए आपको जो बुक्स हमारी हैं उसमें मिल जाएगा, जो हमारी बुक्स हैं कोचिंग की, उसमें आपको मटेरियल मिल जाएगा, पूरे वर्ब्स के फॉर्म्स मिल जाएंगे बहुत सारे। या दूसरा आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर लिख सकते हो, जो आपको याद है, आप उनके नोट्स बनाइएगा। मैं आपको हमेशा बताता हूँ नोट्स बनाते समय, मेनली इंग्लिश ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप नोट्स बनाएं तो कुछ भी लिखें उसके बाद थोड़ा पेज जरूर छोड़ दें, क्योंकि आपको डेली कुछ नया मिलेगा। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, जब आप किसी से बात करेंगे, कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे और वो आप अपनी वोकैब में, अपने ग्रामर के नोट्स में डेली ऐड करते जाएं। उससे आपकी इंग्लिश जो है वो और रिच होती जाएगी, और प्रॉस्परस होती जाएगी, और आपकी वोकैब मजबूत होती जाएगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या किया हमने, आपको एक बता दिया, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। इसी तरीके से आपका काम है
कि अब इसमें आगे जो भी आपको आती है उनको भी नोट कर लीजिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा, आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा, ताकि आपका रिवीजन करने का जब मन हो तो आप इजिली, ऐसे होता है कई बार आपको अचानक कुछ वर्ड्स याद आ जाते हैं तो आप उसको वहां पर नोट करते जाए प्रॉपरली, हमेशा ध्यान से। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं, जैसे कंफ्यूजिंग होता है बहुत, कई बार क्या करते हैं आप लोग, यहां लिखा कम, केम, और फिर यहां थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको देख के लगता है कि ये तो फर्स्ट फॉर्म थी कम, तो कई बार कई लोग क्या कर देते हैं आप में से, कम केम केम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कम केम केम कर देते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, कम केम कम हो जाएगा। जो फर्स्ट फॉर्म थी वही थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट फॉर्म थी वही थर्ड फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, कम केम कम। आगे देखिएगा, जैसे इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है बिकम, क्या है, बिकम। तो बिकम का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिकेम, क्या हो जाएगा, बिकेम। और फिर इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिकम हो जाएगा। अब आप लोगों का काम है इस तरीके से इस टेबल को और आगे बढ़ाइएगा, क्या करिएगा, और आगे बढ़ाते रहिएगा। जो भी वर्ड्स आपके आसपास मिले कहीं भी, बुक से, न्यूज़पेपर से, टेक्स्ट से उसको आपको नोट करते जाना है। जैसे कुछ वर्ड और है जो हम आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो लिखा दे रहे हैं, जिनको आपको याद करना जरूरी है। जैसे बेगिन, क्या है, बेगिन। तो बेगिन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिगन, क्या हो जाएगा, बिगन। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिगन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, जो कंफ्यूजन होता है आपको यहां से लिखकर इनको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। बेगिन, बिगेन, बिगन, क्या हो जाएगा, बेगिन, बिगेन, बिगन। आगे लिखिएगा, बोर्ड साफ कर लेते हैं फिर बताते हैं। तो ये आप समझ गए, इसको हम रफ करते हैं। अब हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के काम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिएगा और कुछ वर्ड लिखिए, जैसे वर्ड है डू, क्या है, डू, डू, डिड, क्या हो जाएगा, डिड, डन, डू, डिड, डन। अब आप सोचेंगे डू और डज हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। डू और डज हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, लेकिन ये वर्ब भी होती हैं, क्या होती हैं। हमने आपको एग्जांपल याद होगा जब इंपरेटिव सेंटेंसेस बताया था, क्या बताया था, इंपरेटिव सेंटेंसेस बताया था, तो उसमें हमने आपको एग्जांपल दिया था, डोंट डू दिस, क्या बोला बताया था, डोंट डू दिस। तो डू वर्ब है, वहां पर क्या है, डोंट डू दिस, तो डू वर्ब है, और जो डोंट के साथ डू लगा हुआ है वो आपकी क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है। किसका यूज किस तरह हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है ना। तो हमने आपको वहां पर एग्जांपल दिया हुआ था, डू, डिड, डन। अब आपको लगेगा कि डिड भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ, डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ ये क्या है, वर्ब भी है। तो डू, डिड, डन, डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है, डू, डिड, डन, ये याद रखना है आपको। इसी तरीके का हैव का भी होता है, किसका होता है, हैव। तो हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड, हैड होती है, क्या होती है, हैड, हैड होती है। बोलो क्या होती है, हैड, हैड होती है, यस और नो। हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड, हैड होती है। इसी तरीके से जैसे मेक वर्ड होता है, क्या होता है, मेक होता है, तो मेक की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड होती है, क्या होती है, मेड होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, मेड होती है। बोलो ये बात समझ आ गई, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओके, यस और नो। हाँ देखिए आपका होमवर्क हर सेंटेंस के बाद है, होमवर्क खत्म नहीं होने वाला है, और जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, जितना अच्छे से आप पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप सीख पाएंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे से आपके माइंड में वो चीज़ें स्टेबल हो पाएंगी। क्या हो पाएंगी, स्टेबल हो पाएंगी। तो ध्यान से आपको क्या करना है कि इन चीज़ों को लिखना है, याद करना है, और सेंटेंसेस में यूज करना है। किस में यूज करना है, सेंटेंसेस फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है, सेंटेंस फॉर्म करना है।
अगर आपने सेंटेंस फॉर्म कर लिए तो समझ लीजिए आपका पार्टिसिपेशन और प्रैक्टिस दोनों हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सेंटेंस अगर आपने फॉर्म कर लिया तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी और पार्टिसिपेशन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेशन भी हो जाएगा। और फायदा दोनों से आपको ही है। किसका फायदा? दोनों से आपको ही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया इनकी थर्ड फॉर्म। आगे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स वर्ब्स जिनकी आपको क्या पता होना चाहिए, थर्ड फॉर्म पता ही होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब जब ये आते हैं तो कंफ्यूजन, जो कॉमन चीजें हैं वो आपको पता है, उन पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें हम नहीं खर्च करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में आती ही आती हैं, और जब आती हैं तो कन्फ्यूजन भी होता है। क्या होता है? कन्फ्यूजन भी होता है। तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम उन चीज़ों को डिस्कस करें। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे ब्लीड होता है। क्या होता है? ब्लीड। तो ब्लीड का क्या हो जाएगा? ब्लड। ब्लड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लड। BLED है, ब्लड। BLED, ये ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? ब्लीड का क्या हो जाएगा? ब्लड। ब्लड हो जाएगा। चलिए आगे कुछ वर्ड्स लिखते हैं, हम समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी आते हैं तो कंफ्यूजन जरूर होता है। जैसे हमने वर्ड लिखा बियर। क्या लिखा? बियर। तो एक बियर का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। क्या होता है? जन्म लेना। एक हमने और बियर लिखा। क्या लिखा? बियर। BEAR। बियर मतलब होता है सहना, बर्दाश्त करना, है ना? क्या करना? सहना या बर्दाश्त करना। सहना या बर्दाश्त करना, बियर। अब देखिएगा बियर की सेकंड फॉर्म, जो जन्म लेना है उसकी भी सेकंड फॉर्म बोर होती है। जो बियर सहना वाला है, बर्दाश्त करना है, उसकी भी सेकंड फॉर्म क्या होती है? बोर होती है। बोलो, तो बियर बियर बोर हो जाएगा। इसके बाद जो जन्म लेना की थर्ड फॉर्म है वो BORN होता है केवल। क्या होता है? BORN होता है। और जो सहन करना की है उसके लिए थर्ड फॉर्म क्या होती है? BORNE। क्या हो जाएगा? NE। बस यहीं पर आपको ध्यान देने की बात है कि स्पेलिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होना अगर हुआ तो फिर सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यहां पर बॉन्ड की स्पेलिंग BORN है और यहां पर बॉन्ड की स्पेलिंग क्या है? BORNE। क्या है? BORNE, ये है स्पेलिंग। तो ये कंफ्यूजन तो नहीं होगा। अब बियर का मतलब होता है जन्म लेना और बियर का मतलब होता है सहना, दोनों की स्पेलिंग सेम होती है। लेकिन जब ये सेकंड फॉर्म की बात आती है तो BORE हो जाता है और BORE हो जाता है। लेकिन थर्ड फॉर्म में डिफरेंस हो जाता है। बॉन्ड BORN का मतलब जन्म लेना है और BORNE का मतलब क्या है? सहन करना या बर्दाश्त करना। अब देखिएगा एक वर्ड और होता है। ऐसे क्या होता है कि कहीं सेकंड फॉर्म की जरूरत है और कहीं फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है। इंग्लिश में एक और समस्या है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जब किसी सेंटेंस में यूज होते हैं तभी वो आपको क्लियरली पता चलते हैं कि उनकी सिचुएशन क्या है। वो सेकंड फॉर्म में यूज हो रहे हैं या फर्स्ट फॉर्म में यूज हो रहे हैं, या वो नाउन की तरह यूज हो रहे हैं या वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, ये बोर। क्या लिखा हुआ है? बोर। और ये बोर क्या है? सेकंड फॉर्म है। ये वाला बोर भी क्या लिखा है? सेकंड फॉर्म लिखा है। लेकिन एक वर्ड और हमने लिखा बोर। क्या आप पढ़ाई से बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो रहे तो इसका मतलब है सीखने के और थोड़ी सी हिम्मत और अंदर से लालसा लाइएगा। क्या लाइएगा? लालसा लाइएगा। जो चीज़ टफ है, जो चीज़ कठिन है, उसको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या वर्ड लिखा? आप बोर तो नहीं हो रहे। तो बोर की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? बोर्ड। क्या हो जाएगी? बोर्ड। और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? बोर्ड हो जाएगी। अब आप देखिएगा कहीं इस वाले वर्ड बोर से और कहीं इन वाले वर्ड बोर से आप कंफ्यूज ना हो। क्या ना हो? कंफ्यूज ना हो। ये बियर और बियर की जन्म लेना और सहना की सेकंड फॉर्म है, और ये बोर गेट बोर्ड, परेशान होना, बोर होना, मन ना लगना, अच्छा ना लगना, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? बोर होना। तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बोर्ड। बोर्ड हो जाएगी। बोलो, ये बात क्लियर हुई? तो यहीं पर
सावधानी रखनी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सावधान रहना है आपको कि ये जो बोर और बोर लिखा है ये सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन ये जो बोर लिखा है ये फर्स्ट फॉर्म में लिखा है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है, इस बोर का मीनिंग होता है बोर होना, परेशान होना, मन ना लगना, है ना, कुछ अच्छा ना लगना, तो उसको कहते हैं बोर होना। आगे वर्ड देखिएगा कुछ और जैसे ये रफ करते जाएं, लिखते जाइएगा आप लोग, क्योंकि रिवाइज करने के लिए तो नोट्स चाहिए ना आपको। अच्छी बात है अगर आप एक बार में याद कर लेते हैं, नहीं तो फिर नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाइएगा और रिवीजन करिएगा, बार बार क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा, कॉन्सेप्ट समझ के रखिएगा। 2-3 बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। सीखने का यही एक तरीका होता है, सीखने की यही एक प्रक्रिया होती है। आप जितनी बार ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ आएगा। अब देखिएगा, जैसे वर्ड होता है लाई, क्या होता है, लाई। तो लाई मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। क्या होता है, झूठ बोलना। बोलो, लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। एक और लाई, लाई मतलब होता है लेटा होना। क्या होना, लेटा होना। कहाँ, बेड पे। तो लाई कहाँ, ऑन बेड, लेटा होना या पड़े होना। क्या होना, लाई का लेटा होना या पड़े होना। अब देखिए, जो झूठ बोलना होता है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइड, लाइड। क्या होती है, लाइड, लाइड। यस और नो, बोलो। जो झूठ बोलना की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो क्या हो जाएगी, लाइड और लाइड हो जाएगी। लेकिन जो लाई मतलब लेटा होना होता है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ले। क्या, ले और लेन। क्या हो जाएगी, ले और लेन। ध्यान से समझिएगा, यहां तो स्पेलिंग सेम है। लाई मतलब झूठ बोलना, एक और लाई का मतलब होता है ऑन बेड, लेकिन इनकी जब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है तो ये चेंज हो जाती हैं। झूठ बोलने की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो तो सेम रहती हैं, अच्छी बात है, लाइड और लाइड होता है। लेकिन जो लेटने की, बेड पर लेटने की जो सेकंड और लाई होता है उस ये वर्ब की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती हैं वो ले और लेन हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ले और लेन हो जाती हैं। एक और ले होता है, क्या होता है, ले। अब ये ले का मतलब होता है रखना। क्या होता है, रखना। बोलो, इस ले का मतलब क्या होता है, रखना, है ना, या रखना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेड। क्या, लेड। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेड। तो हम आपको बताना क्या चाहते थे कि जो बेड पर लेटे होने की, जो बेड पर लेटे होने की सेकंड फॉर्म है ले, लाई की सेकंड फॉर्म है ले, उसका मतलब ऑन बेड होता है। ये जो ले है इसके फर्स्ट फॉर्म से, इसके सेकंड फॉर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ले का मतलब क्या होता है, रखना। जैसे बर्ड्स लेड दियर एग्स ऑन द वॉल। क्या हो जाएगा, बर्ड्स लेड, बर्ड्स लेड दियर एग्स, बर्ड्स लेड दियर एग्स ऑन द वॉल। ठीक है, बर्ड्स लेड दियर एग्स ऑन द वॉल, है ना। तो यहां पर चिड़ियों ने अपने अंडे, बर्ड्स ने अपने अंडे कहां रखे, वॉल पे रखे, तो लेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे हमने आपको इसका एक एग्जाम्पल करके दिखाया, ले का, बर्ड्स लेड दियर एग्स ऑन द वॉल। आपका काम है जितने भी आपने वर्ब्स लिखे हैं अभी तक, या जितने आप अपने मन से लिखेंगे, उनको आप सेंटेंसेस में जरूर यूज कर लीजिएगा। कैसे कर लीजिएगा, अगर आप एक बार सेंटेंसेस में यूज कर लेंगे, देखिए इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज है, लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये जीएस का सब्जेक्ट नहीं है कि कोई क्वेश्चन आया उसका आंसर लिख दिया खत्म कर दी बात, नहीं, ऐसे नहीं काम चलने वाला है, आपको पता है। क्योंकि अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन के बाद आपको इसका यूज करना पड़ेगा। तो यूज करते समय आपको पता होना चाहिए। और अगर आप यूज सीखना चाहते हैं तो जैसे हमने आपको एक एग्जांपल बताया, ले का मतलब रखना, लेड और लेड होता, तो बर्ड्स लेड दियर एग्स ऑन द वॉल। आपका काम है कि ज्यादातर सेंटेंसेस को, ज्यादातर वर्ब्स को सेंटेंस में यूज कर लेना है। आप अगर एक बार यूज कर लेंगे और या उनको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद नोट कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो फिर आपको हमेशा के लिए माइंड में क्या हो जाएंगे, वो प्रिपेयर हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। यस और नो। आगे देखिएगा,
नेक्स्ट वर्ड, जैसे एक वर्ड होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है वर्ड, जैसे एक वर्ड होता है राइज, क्या होता है? राइज। और एक वर्ड होता है रेज, क्या होता है? रेज। बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या होता है इसमें? बहुत कंफ्यूजन होता है। राइज, रोज, राइजन, क्या हो जाएगा इसका? रोज। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? राइजन। और जो रेज होता है, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेम होती है, रेज्ड। क्या हो जाएगी? रेज्ड। बोलो। अब राइज का मतलब एक्चुअली क्या होता है? राइज का मतलब होता है एक्चुअली उगना। क्या होता है? उगना या निकलना। क्या? निकलना। राइज का मतलब क्या होता है? उगना या निकलना या जागना। क्या होगा? जागना या उठना। ठीक है, लेकिन ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो सेल्फ होते हैं। कैसे होते हैं? सेल्फ होते हैं, स्वयं से होते हैं। कैसे होते हैं? स्वयं से होते हैं। इनको कोई करवाता नहीं है। क्या नहीं करता है? करवाता नहीं है। लेकिन रेज का मतलब होता है, यहां पर देखिएगा ये लिखा है उठना। क्या लिखा है? उठना। और ये इसका मीनिंग होता है उठाना। क्या होता है? उठना। उठना मतलब अपने मन से, सेल्फ से, स्वयं से। लेकिन उठाना मतलब किसी के द्वारा एफर्ट लगाने के बाद। क्या करने के बाद? किसी के द्वारा एफर्ट लगाने के बाद। तो ये अगर आपको याद रहा तो यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आपका एग्जाम्पल आपको पता है, आप लिखते हो द सन राइजेज। क्या हो जाएगा? राइजेज इन द ईस्ट, है ना? द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आपको याद होगा, हमने आपको जब वर्ब के फॉर्म से स्टार्ट करते हुए बताया था, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और हमने आपको यहाँ पे लिखाया था फिफ्थ फॉर्म। क्या लिखाया था? फिफ्थ फॉर्म। तो फिफ्थ फॉर्म में हमने आपको बताया था वर्ब को सिंगुलर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नाउन को प्लूरल करना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली नाउन सिंगुलर में होते हैं। वर्ब को सिंगुलर करना पड़ता है क्योंकि बेसिकली वर्ब जो होते हैं वो प्लूरल में होते हैं। क्लियर? तो हमने राइज का क्या कर दिया? राइजेज कर दिया। क्या कर दिया? राइज का क्या कर दिया? राइजेज कर दिया। अब देखिए, रेज का मतलब उठाना होता है। क्या होता है? किसी दूसरे के द्वारा। क्या? किसी प्रयास के द्वारा, किसी दूसरे के प्रयास के द्वारा, दूसरे के प्रयास के द्वारा। किसके द्वारा? प्रयास के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर जो राइज था, ये उगना, निकलना या जागना या उठना स्वयं से होता है। कैसे होता है? स्वयं होता है। इसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं किया जाता। जैसे अब एग्जाम्पल लिखेंगे यहां पे, ही रेज्ड हिज वॉइस, he raised his voice against corruption. He raised his voice against corruption. उसने अपनी आवाज करप्शन के अगेंस्ट उठाई। जैसे he raised his hands he raised his hand to ask the question, है ना? क्लास में आपको पता ही है, मैम कहती हाथ रेज करो, हैंड रेज करो, अपने अपने क्या करो? हैंड रेज करो। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ यस मैम, हमें भी पूछना है। तो क्या करते हैं आप लोग? ही रेज्ड हिज हैंड टू आस्क द क्वेश्चन। उसने क्वेश्चन पूछने के लिए अपना क्या किया? हाथ उठाया।
तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया आप लोगों का, कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें, बताइएगा। राइज मतलब होता है सेल्फ, स्वयं से उठना, और रेज का मतलब होता है उठाना किसी दूसरे के द्वारा, किसी एफर्ट के द्वारा। तो ये याद रहेगा, राइज रोज राइजन क्या हो जाएगा इसका, राइज रोज राइजन हो जाएगा। दूसरा क्या है, रेज, रेज का क्या हो जाएगा, उठाना किसी दूसरे के द्वारा। एग्जाम्पल क्या है आपका, ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द करप्शन। अन्ना हजारे रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द करप्शन, नाम जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते तो पढ़िएगा ठीक से, है ना। अन्ना हजारे रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द करप्शन। ही रेज्ड हिज हैंड टू आस्क द क्वेश्चन, उसने अपने क्वेश्चन पूछने के लिए क्लास में हाथ क्या किया, उठाया। तो देखिएगा ये आपको इतना समझ आ गया कि ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स थी जिनका यूज आपको क्या होना चाहिए, पता ही होना चाहिए। कुछ और वर्ब्स हैं उनका हम आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।